गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सबों का हार्दिक स्वागत है इस शानदार यूट्यूब चैनल में, जहां पर मैं आप सबों को अलग अलग विषयों की एक शानदार जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कहें तो इम्पोर्टेंस है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। जी हाँ, ये भी फिर से एक बार पॉलिटिक्स सेक्शन को दोबारा रिवीजन करने का एक मौका मिलेगा आपको। चलिए, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई मस्ट से वंस अगेन व्हाट। जी हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और अपने फैमिली के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का जो टॉपिक है वो है संविधान की विशेषताएं। यस, व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स, व्हाट आर द स्पेशलिटी अबाउट आवर वन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं जो विश्व के अलग संविधानों से खुद को अलग बताती है, या कहें तो खुद को अलग हटाती है। देखिए, इस पॉलिटिक्स सेक्शन में हम लोग जानेंगे संविधान की विशेषताओं में, जो कि क्रिएट किया गया है रंजीत के द्वारा। आई मीन इट्स माई सेल्फ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संविधान के आकार के बारे में। देखिए, हमारा जो देश लगभग आप जानते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद 1757 से लेके उसके बाद लगातार 1756-57 में जो प्लासी की युद्ध हुई, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद फिर किस प्रकार से मराठा साम्राज्य का अंत हुआ, और फाइनली जाके आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों के हाथ में भारत की एक तरह से कहे तो पूरी की पूरी पृष्ठभूमि, पूरी की पूरी कायनात भारत को गंवानी पड़ी। और इस कायनात के दरमियान अंग्रेजों के द्वारा कई प्रकार के एक्ट लाए गए। आपको उनमें से सबसे जो प्रसिद्ध एक्ट है वो है 1935 का एक्ट, यानी भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत बहुत से ऐसे प्रावधान है जो हमारे संविधान में वर्तमान में एग्जैक्टली डिट्टो वही तो वही है। जी हाँ, एक तो कहे तो कट और कॉपी है, इसमें ज़्यादा कोई संशोधन नहीं किया गया है। ठीक है, इसी कारण हमारा संविधान बहुत ही विशाल हो गया है। हमारा संविधान विशाल हुआ है, इसका एक कारण तो मैंने बताया। इसके अलावा हमारे संविधान में लगभग वो सारी बातें सभी वर्गों को संतुष्ट करने के लिए लिख दी गई है, चाहे वो ST SC, महिला, मुस्लिम समुदाय, बच्चे, अलग अलग क्षेत्र, केंद्र और राज्य के संबंध, केंद्र के पावर, राज्य के पावर, अलग अलग सूचियाँ, अलग अलग अनुसूचियाँ पूरी तरह से डिस्कस करी गई। वर्तमान में आप जानते हैं कि भारत में 25 संविधान के भाग जो हैं, जिसको पाठ कहते हैं, वो 25 भाग हैं। इसके अलावा 12 अनुसूची है, और मूल संविधान में आप देखें तो 8 अनुसूची थी, 22 भाग था, 395 अनुच्छेद था। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या यानी आर्टिकल्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और वर्तमान में लगभग आप 450 से ज़्यादा आर्टिकल यानी अनुच्छेद का अध्ययन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है लगभग कहे तो समाज के सभी वर्गों को इतना बेहतरीन ढंग से संतुष्ट कर दिया गया है। और संविधान निर्माता ये चाहते नहीं थे कि बाद में कुछ इससे नया जोड़ा जाए, मतलब वो सब कुछ जोड़ देना चाहते थे, किसी प्रकार का कोई मतलब गुंजाइश ही ना रहे कि सरकार मतलब तानाशाही हो जाए। वास्तव में लोगों के अधिकार को लिख देना, हर चीज के बारे में जानकारी कर देना, इसी कारण संविधान हमारा जटिल हो गया है, विशाल हो गया है। ठीक है, तो पहली बात आप समझ चुके हैं संविधान के आकार के बारे में। अब आते हैं संविधान के प्रकार। देखिए, संविधान के प्रकार जानते हैं कि आप हमारा देश का संविधान तो लिखित है, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ संविधान अलिखित है, अर्थात वहाँ पर कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। जैसे आप ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी हमारे देश में संविधान लिखित है, जो बहुत से बातों को स्पष्ट रूप से लिख कर डॉक्यूमेंटेड कर दिया गया है कि इस ताकि जो अधिकार और जो शक्तियां हैं, जो कार्य हैं, जो कर्तव्य हैं, उनका एक तरह से डिफाइन एंड पूरी तरह से स्पष्ट विभाजन हो जाए। इसलिए हमारा संविधान लिखित है, और इसमें कई बार संशोधन किए जा चुके हैं। पर लिखित होने का मतलब ये नहीं है कि हमारा संविधान पूरी तरह से मृत दस्तावेज है, बल्कि इसमें समय और परिस्थिति के अनुसार और मांग के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार लगातार इसमें संशोधन किए जा चुके हैं, और अभी भी संशोधन की प्रक्रिया जारी है, जो हमारे संविधान को लिविंग डॉक्यूमेंट, लिविंग दस्तावेज, लिविंग ट्री अप्रोच के सिद्धांत के तहत काम करती है। इसके अलावा आप जानते हैं संविधान अलिखित होता है, जैसा मैंने बता दिया आपको। दूसरा है नम्य अनम्य, सॉफ्ट और हार्ड। हमारे संविधान को इतना बेहतरीन ढंग से बनाया गया है कि इसमें कुछ ऐसे प्रावधान है जिसको आसानी से संशोधित किया जा सकता है, मतलब इसके लिए कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है। आर्टिकल 368 के तहत आप जानते हैं कि संविधान में
संशोधन का प्रावधान किया गया है, लेकिन बहुत से ऐसे संशोधन जिसमें 368 का उस प्रयोग भी नहीं होता है और आसानी से उसको बदला जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें संशोधन करना बहुत ही कठिन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान जो है वो नम्य और अनम्य दोनों के मिश्रण से बना हुआ है। कुछ संशोधन आसानी से हो सकते हैं, कुछ संशोधन को करने के लिए राज्यों की सहमति या आधे से अधिक राज्यों की सहमति की जरूरत होती है, जो बहुत ही कठिन प्रोसेस है। इसलिए हमारा संविधान नम्य और अनम्य दोनों की विशेषताओं को समाहित करता है। देखिए, जैसे कि अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 169 कुछ ऐसे संशोधन है, मतलब आप जानते हैं, मैं आर्टिकल का जिक्र बाद में किसी और वीडियो में करूंगा, लेकिन समझ लीजिए कि आर्टिकल 2 के तहत जैसे कि किसी भी बाउंड्री को अगर भारत में प्रवेश कराना है या भारत में शामिल करना है तो ये आराम से किया जा सकता है। इसके लिए कोई संशोधन की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना हो, उसके नाम को बदलना हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों को काट कर एक राज्य बनाना हो, या इस प्रकार के जो संशोधन है वो आसानी से किए जा सकते हैं आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 169 बताता है कि क्या किसी राज्य में विधान परिषद होगा या नहीं होगा, जो सेकंड मतलब एक कर सकते हैं, चैम्बर कर सकते हैं। तो बहुत से राज्यों में विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषदों की रचना करना हो या उसका उत्साधन अर्थात उसको समाप्त करना हो, तो ये पूरा का पूरा पावर संसद को दे दिया गया है। ठीक है, ये पावर संसद को दिया गया, पर इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं समझिएगा कि संसद अपने मन से ऐसा कर सकती है। इसके लिए जिस राज्य में विधान परिषद की रचना करनी हो या उसको समाप्त करना हो, उस राज्य के स्पेशल यानी विशेष बहुमत से अर्थात 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा और उसके पश्चात उसे संसद में अर्थात भेजना पड़ेगा, तब जाके सरकार इस पर अपना निर्णय सुनाएगी। लेकिन ओवरऑल अंतिम निर्णय तो संसद का ही होता है। तो ये हो गया 169 और बहुत सारे अभी बात होगा किसी विशेष चैप्टर में। उसके बाद परिसंघीय और एकात्मक व्यवस्था। बहुत से ऐसे लक्षण हैं जो हमारे संविधान को परिसंघात्मक और कुछ ऐसे लक्षण हैं जो संविधान को एकात्मक बनाने की ओर इशारा करते हैं। जैसे कि बहुत से जैसा माना जाता है कि हमारा देश में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसका आसानी से मतलब कहे तो एकात्मक व्यवस्था के लक्षण दिखते हैं उसमें। जैसे आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा विवादित जो है वह आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 जो राष्ट्रपति शासन की व्याख्या करता है, जिसमें आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से राज्यों में जब अगर संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाए, राज्य अगर संविधान के नियमों के अनुसार ना चले या केंद्र के दिए गए कुछ दिशा निर्देशों का पालन ना करे, तो राष्ट्रपति को ऐसा लग जाए या फिर राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन आसानी से लगाया जा सकता है, जिससे केंद्र की पावर पूरी तरह से हावी हो जाती है राज्य पर, और ये एकात्मक लक्षण है। इसी प्रकार 352, 355, इसके अलावा 360, जिसमें आप समझेंगे आपातकाल के विभिन्न प्रावधान, किस प्रकार से आपातकाल ऑटोमेटिक जो है भारतीय संविधान को संघात्मक से एकात्मक की ओर तुरंत प्रवेश करा देता है और इसके लिए कोई विशेष प्रकार की संशोधन की जरूरत नहीं होती है। ओके, अब ये तो हो गया एकात्मक लक्षण। इसके अलावा और भी है, जैसे एकल नागरिकता है, क्योंकि आपको पता है कि आप केवल भारतीय हैं। हालांकि आप अलग अलग राज्य के निवासी जरूर हैं, लेकिन आपको एकल नागरिकता दिया गया है। हमारे देश में अमेरिका के तरह नहीं है कि अमेरिका में आप अमेरिका के भी नागरिक हैं और अलग अलग राज्यों के भी नागरिक हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के बावजूद भी हमारे यहाँ केवल एकल नागरिकता की बात की गई है, जो पूरी तरह से एकात्मक व्यवस्था के लक्षण है। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति हो, जो कि राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद यानी केंद्र के द्वारा होता है, ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका तो है, लेकिन न्यायपालिका जो है एक तरह से एकीकृत न्यायपालिका की बात की गई, इंटीग्रेटेड न्यायपालिका की बात की गई है, जिसके सबसे ऊपर जो होगा सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके नीचे हाई कोर्ट होगा और उसके फिर नीचे अधीनस्थ न्यायालयों की बात की गई है। लेकिन इसका बिल्कुल अर्थ आप मत लगाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के मतलब अधीन है हाई कोर्ट, जी नहीं, बल्कि अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं, अपने अपनी सीमाएं हैं, उनके संविधान में स्पष्ट उसका बंटवारा किया गया है। फिर भी इंटीग्रेट या फिर एकीकृत न्यायपालिका के कारण हमारा संविधान कहीं ना कहीं एकात्मक की ओर झुक जाता है। ओके, तो ओवरऑल यू कैन सिंपली से कि कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमारे संविधान को खुद कहते हैं कि तुम एकात्मक हो, और हमारा संविधान की जो आत्मा है एक तरह से देखा जाए तो एकात्मक है। अधिकांश लक्षण इसके एकात्मक है, लेकिन कुछ आंशिक लक्षण जो है संघात्मक व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं। जैसे कि आप अभी नए जो जीएसटी काउंसिल का जो गठन किया गया है उसको देख सकते हैं, जो आर्टिकल 279A में इसका जिक्र है। जी हाँ, आर्टिकल 279A में इसका जिक्र है, आप चाहे तो
इसके बारे में समझ सकते हैं। 279A ये GST काउंसिल, जिसमें कि आपको पता होगा कि 1/3 वेटेज जो है वो सेंटर के पास है और 2/3 वेटेज जो है वो स्टेट के पास है। तो ये पूरी लक्षण जो है एक तरह से संघात्मक व्यवस्था के बोध कराता है। इसके अलावा और भी बहुत से लक्षण हैं, जैसे कि आप जानते हैं नीति आयोग, इसमें फेयर कंपटीशन होता है, राज्य और केंद्र के बीच बेहतर संबंध होता है। इसके अलावा अंतर्राज्य परिषद जिसका जिक्र आप समझ सकते हैं आर्टिकल 263 में किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य के बेहतर संबंध की बात की गई है कि किस प्रकार से केंद्र और राज्य के संबंध को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, और ऐसे बहुत से लक्षण तो नहीं है, लेकिन हाँ संघात्मक व्यवस्था के कहीं ना कहीं बोध कराते हैं। जैसे न्यायपालिका का एक तरह से स्वतंत्र होना भी एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये संघात्मक लक्षण है, ताकि केंद्र के मतलब ऐसा ना हो कि केंद्र के विचार ही सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका द्वारा व्यक्त किया जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब अगला टॉपिक संसदीय अथवा अध्यक्षीय प्रणाली की बात करते हैं। संसदीय अथवा अध्यक्ष प्रणाली क्या है? देखिए, संसदीय सिस्टम यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, हम भारत जैसे जानते हैं कि आप संसदीय सिस्टम को फॉलो करता है। और इसके तहत क्या होता है? इसके तहत केंद्र और राज्य में एक जैसी व्यवस्था है, अर्थात संसदीय सिस्टम में नेता या फिर लोकसभा यानी कह सकते हैं कि डायरेक्ट चुनाव होता है, इनडायरेक्ट चुनाव होता है। और जैसे कि सपोज लोकसभा का चुनाव, जिसमें आप जानते हैं कि जो जिसकी उम्र 18 या 18 वर्ष से ज़्यादा है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके यही प्रक्रिया राज्यों में भी है। मतलब शॉर्ट में समझिए, संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि इसमें आपको जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है और आप जनता के प्रतिनिधि के रूप में अपनी बातों को रखते हैं, देश को चलाते हैं, कानून बनाते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जनरली हमारे भारत देश की तरफ फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, चूँकि हम लोग लंबे समय तक ब्रिटेन के गुलाम रहे, तो ब्रिटेन के जो सिस्टम है संसदीय प्रणाली उसको धो रहे हैं। संसदीय प्रणाली में देखा जाए तो लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, अर्थात मतलब कहे तो यहाँ की जो कार्यपालिका होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी हो? निम्न सदन के, अर्थात न्यायपालिका अर्थात निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है। मतलब यहाँ पर चेक एंड बैलेंस की थ्योरी है। ऐसा नहीं है कि कार्यपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है, जो मन तो कर ले, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ तो आपको समझना पड़ेगा। हम लोग अध्यक्षात्मक प्रणाली को फॉलो नहीं करते। हमारे यहाँ प्रेसिडेंसी सिस्टम नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जिस प्रकार से प्रेसिडेंसी सिस्टम है, जहाँ पर क्या होता है कि कार्यपालिका का या विधायिका का कार्यपालिका से पूरी तरह से सेपरेशन है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि के रूप में चुन के आते हैं, ठीक है, वही व्यक्ति जो है वास्तव में क्या होता है, कार्यपालिका का हिस्सा बनता है और वही व्यक्ति आगे चल के हमारे कानूनों को निर्माण करता है और उसको लागू भी करवाता है। ठीक है, तो हमारे देश में कहे तो अमेरिका की तरह संसदीय प्रणाली या फिर ब्रिटेन की तरह और अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है। अब संसदीय प्रभुत्व और न्यायिक सर्वोच्चता क्या है, ये सबसे पहले समझिए। संसदीय प्रभुत्व और न्यायिक सर्वोच्चता। देखिए, हमारे देश में संसद भी संप्रभु नहीं है और न्यायपालिका भी संप्रभु नहीं है। हाउ कैन यू से? देखिए, संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है, अर्थात विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, अगर वो कानून फेयर, निष्पक्ष है, विवेकपूर्ण है, संविधान के अनुसार है, तो सब कुछ ठीक है। उसमें संसद को ये अधिकार है कि कोई भी कानून बना सकती है, संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है। लेकिन कुछ ऐसे मूल बातें हैं जिसका उल्लंघन करने पर सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है, जो एक तरह से कानून के दिशा निर्देशों को संविधान के अनुसार लागू करवाने की कोशिश करती है। ठीक है, मतलब जो कार्यपालिका के द्वारा जो कानून बनाकर लागू कर दिया जाता है उसका निरीक्षण करती है, जांच करती है। अगर वो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या फिर हमारे बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के जो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है उसका उल्लंघन करने की कोशिश करता हो, तो न्यायपालिका के द्वारा उसको निरस्त कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। अर्थात संसद अपने बहुमत के बल पर, अर्थात लोकसभा अपने बहुमत के दम पर, ऐसा नहीं है कि कोई भी कानून रेंडमली ला देगी और उसका कोई मतलब तोड़ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। संसदीय प्रभुत्व है नहीं, बिल्कुल नहीं, संसदीय प्रभुत्व भी नहीं है
न्यायिक सर्वोच्चता की बात करें तो न्यायिक सर्वोच्चता भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई ज़्यादा एक्टिविज्म किया जाने लगे, जिसको न्यायिक सक्रियता कहते हैं, जिसमें न्यायपालिका क्या होती है, कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों को करना स्टार्ट कर देती है, या फिर संसद यानी लोकसभा या फिर संसद के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है या जो आदेश जारी किया जाता है या फिर कोई भी डिग्री या फिर कोई निर्देश जारी किया जाता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट हर समय अगर टांग अड़ाती है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे विचार जो संविधान में लिखे नहीं गए हों और कानून बना दिया गया हो, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना पेच तो फंसाएगी, रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन संसद के पास इतना पावर है तो संविधान में संशोधन करके संविधान में नई चीज को लिख कर वो कानून तो बना नहीं सकती है। अर्थात हमारे यहाँ पर न्यायपालिका भी स्वतंत्र, मतलब न्यायपालिका भी सर्वोच्च नहीं है और संसद भी सर्वोच्च नहीं है। दोनों का एक तरह से बेहतर तालमेल बैठाया गया है। लेकिन आप अमेरिका में देख लीजिए, अमेरिका में न्यायपालिका सुप्रीम है और उसके विपरीत ब्रिटेन में चले जाइए तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है। मतलब वहाँ पर शॉर्ट में समझ लीजिए कि पार्लियामेंट एक वुमेन को मेन और मेन को वुमेन बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है, अर्थात पार्लियामेंट्री सब कुछ है, पार्लियामेंट ही सब कुछ है। लेकिन ऐसा हमारे देश में बिल्कुल नहीं है। वैश्य मताधिकार हमारे देश में गणतंत्र सिस्टम है, जहाँ पर आपको पता होगा जो देश का मुखिया होता है अर्थात राष्ट्रपति, उसका चुनाव इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर कोई वंशानुगत सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ वैश्य मताधिकार का सीधा अर्थ है 18 वर्ष या 18 वर्ष से जो अधिक उम्र के हैं उनको चुनाव में भाग लेने का एक निश्चित उम्र के बाद और चुनाव देने और वोट देने का अधिकार तो मिलता ही है। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से जिक्र किए गए हैं। जी हाँ, इसका जिक्र पार्ट 3 में पढ़ेंगे। आर्टिकल को पता होगा, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है, जो डिटेल से बताया जाए किसी और वीडियो में। मूल कर्तव्य की बात करें, हालांकि मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से स्वर्णशील कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इसको ऐड किया गया था। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में 2003 या 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें अभिभावकों को अपने बच्चों 0 शिक्षा वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देना अनिवार्य किया। तो मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 है, ठीक है। और इसका जिक्र जो है पार्ट 4A में अगर बात करें और कुछ तो यहाँ पर है डीपीएसपी। जी हाँ, डीपीएसपी का भाग 4 में जिक्र है और ये डीपीएसपी के आर्टिकल की बात करें अनुच्छेद 36 से 51 में वी विल डिस्कस अबाउट मोर इन डिटेल ऑन सम अदर वीडियोस, जिसमें लोग बात करेंगे 36 से 51 में क्या क्या लिखे गए हैं आबशार के बारे में, ओके। और मूल कर्तव्य का जो है इसका आर्टिकल 51A में जिक्र है। आर्टिकल 51A पूरे तरह से मूल कर्तव्य को आपको समझाया जाएगा। जहाँ तक बात करें स्वतंत्र न्यायपालिका का, तो उसका तो स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 50 में जिक्र है। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पृथक्करण की बात की गई है। हालांकि बहुत से कार्य ऐसे हैं जो न्यायपालिका के द्वारा कर दिया जाता है, जिसको हम लोग बाद में समझेंगे कि ये क्या है। और बहुत से ऐसे कर्तव्य हैं जिसमें ऐसा लगता है कि जैसे राष्ट्रपति जो है कभी कभी न्यायपालिका की भूमिका निभाने लग रहा है। बहुत से कार्यकारी बॉडीज जो है वो न्याय मतलब कामों में हस्तक्षेप कर रही है। तो उनमें से एक तरह से 100% सेपरेशन तो हमारे देश में ना तो कार्यपालिका विधायिका में है और ना ही न्यायपालिका और तीनों अंगों के बीच में है। फिर भी उनमें स्वतंत्रता बरकरार है। उनमें कोशिश की जाती है कि यथासंभव अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को करें। तो वास्तव में ये है हमारे देश के संविधान की विशेषता। तो निष्कर्ष निश्चित कर सकते हैं कि हमारा संविधान जटिल है, गंभीर है, लिखित है, नम्य है, अनम्य है, एकात्मक है, संज्ञात्मक है, ठीक है। और इसमें सभी वर्गों को संतुष्ट करने की भरपूर कोशिश की गई है। केंद्र और राज्यों की शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कई बार एक तरह से विवाद के कारण बन जाते हैं। इसको किसी और वीडियो में समझाया जाएगा।